जेएनयू के लापता छात्र नजीब के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट की दिल्ली पुलिस को फटकार। कहा, आप सिर्फ पेपर वर्क पर ध्यान दे रहे हैं, हमें नतीजा चाहिए, कैसे भी हो नजीब को ढूंढो। चीनी मीडिया का दावा, 2019 में भी मोदी का जीतना तय, अब इंटरनेशनल मुद्दों पर नहीं झुकेगा भारत। गोवा में पर्रिकर सरकार ने जीता फ्लोर टेस्ट, 22 विधायकों ने किया समर्थन, 16 ने किया विरोध। कांग्रेसी विधायक विश्वजीत राणे ने नहीं लिया वोटिंग में हिस्सा। शपथ लेने के बाद पंजाब के कैप्टन ने कुर्सी की इबादत में गिराई धर्मों की दीवार, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई रीति रिवाजों से के हिसाब से की पूजा अर्चना। रांची टेस्ट में कंगारुओं को आउट करने में छूटे भारतीय गेंदबाजों के पसीने, कप्तान स्मिथ ने लगाई शानदार सेंचुरी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 4 विकेट पर 299 रन। और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद बम बम है शेयर बाजार। आज 188 अंकों की उछाल के साथ 2 साल के उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 9100 के पार। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। गोवा और मणिपुर में सरकार बन गई, जहां नंबर्स नहीं थे, बहुत कम थे, मेजॉरिटी से बहुत पीछे थे। दोनों जगहों पर दूसरे नंबर की पार्टी थी बीजेपी, फिर भी सरकार बना ली। उत्तराखंड और यूपी 3/4 से भी ज्यादा बहुमत, लोगों ने भर भर करके वोट किया, फिर भी न जाने किस बात का इंतजार है। आखिर क्यों विकास के नाम पर चुनकर आई एक पार्टी क्या दूसरे समीकरणों के चक्कर में कुछ और करने की कोशिश में है? और अगर ऐसा है तो क्या पार्टियों को खुद अपने ही विकास के मुद्दे पर यकीन नहीं, भरोसा नहीं है? यूपी को क्या चाहिए, कैसा सीएम चाहिए, आज हम इसी पर बात करेंगे। और आखिर इतनी उलझन बीजेपी के अंदर क्यों है, यह होगा आज चर्चा का विषय। तो आखिर इतनी उलझन क्यों है? क्यों उत्तर प्रदेश के लिए सीएम का नाम और उत्तराखंड के लिए सीएम का नाम नहीं तय हो पा रहा, जहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से बीजेपी ने जीत हासिल की? एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ मौजूद है। मेहमानों से आपकी पहले मुलाकात करवाते हैं। बीएसपी से शारिक अहमद साहब मेरे साथ है, कांग्रेस की नुमाइंदगी राजीव त्यागी साहब करेंगे, शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में है, और कुछ ही वक्त में बीजेपी के चंद मोहन साहब मेरे साथ लखनऊ से, और कुछ ही वक्त में प्रदीप सिंह भी मेरे साथ होंगे। इनसे हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखें, जिससे जरा तस्वीर साफ होगी, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जश्न की ये तस्वीरें पुरानी पड़ने लगी हैं। यूपी और उत्तराखंड को कोई नेता नहीं मिला। दोनों ही राज्यों ने बीजेपी के लिए जाति की दीवार तोड़ी। दावा तो है कि धर्म की दीवार भी तोड़ी गई। यूपी और उत्तराखंड का सीएम चुनने में इंतजार की हद हो गई। दिल्ली और लखनऊ से आ रही खबरों में इसकी अलग अलग वजह बताई जा रही हैं, लेकिन इन वजहों में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश भी एक है। मोदी जी का एक ही नारा है, विकास, विकास और विकास। विकास का नारा अखिलेश ने भी दिया, लेकिन उनका नारा पिट गया। जाति और धर्म की राजनीति की अपनी पहचान ना मायावती धो सकी और ना ही अखिलेश विकास की अपनी लकीर से इसे मिटा सके। हाँ, विकास के नाम पर बीजेपी जरूर जीत गई, लेकिन जीत के साथ ही जातीय समीकरण की चिंता भी सताने लगी। शक होता है कि क्या विकास पर भरोसा अभी भी कमजोर है। जो भी मुख्यमंत्री बने
वो ऐसे बने जिससे प्रदेश का एक एक व्यक्ति उनसे संतुष्ट रहे, खुश रहे, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। कहते हैं परिवार बड़ा होता है तो समेट कर चलने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, लेकिन अच्छे से वो परिवार चलता है तो वही होगा, देखिएगा। सवाल यही है कि अगर यूपी और उत्तराखंड का जनादेश मोदी के विकास पर मुहर है तो पिटे हुए पुराने समीकरणों की चिंता क्यों, इतना जोड़ घटाव क्यों? यूपी और उत्तराखंड के सीएम होने के लिए विकास करने की क्षमता के सिवा दूसरा पैमाना ही क्यों? एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। इन दिनों बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी ही है। मुख्यमंत्री किसी एक को बनना है, लेकिन फिलहाल कई दावेदार सुर्खियों में हैं। इसीलिए बीजेपी को किसी एक नेता के चयन में दिक्कत आ रही है। जाहिर है, जब दावेदार तमाम होते हैं तो किसी एक को चुनना आसान नहीं होता, और इसीलिए बीजेपी फिलहाल फूंक फूंक के कदम रख रही है। कैमरामैन ललित के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। तो राघवेंद्र की रिपोर्ट आपने देखी, बहुत अच्छी लाइन एक इस्तेमाल उन्होंने की कि एक अनार 100 बीमार। उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसी ही सूरत है, बहुत सारे दावेदार हैं और उन दावेदारों में से किसी एक को वो पोजीशन देना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए 18 तारीख तक विधायक दल की जो बैठक थी वो टाल दी गई, जो आज होनी थी। उत्तराखंड को लेकर के ये कि फैसला कल हो जाएगा और परसों जो वहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या होगा ये अब तक साफ नहीं हो पा रहा। ये एक बड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिहाज से। हम अपने मेहमानों से एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवा दें। मेरे साथ बीजेपी से चंद्रमोहन साहब हैं, शारिक अहमद बीएसपी से आते हैं, राजीव त्यागी साहब कांग्रेस से हैं और शंभुनाथ शुक्ला साहब मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और प्रदीप सिंह समाजवादी पार्टी से, वो भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चंद्रमोहन साहब आपसे शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने भर भर कर आपको वोट किया, फिर उलझन कहां पर है? इतनी पसोपेश क्यों है कि अब तक आप सीएम नहीं दे सके उत्तर प्रदेश को? जहां पर नहीं था वहां तो दे दिया आपने बहुत जल्दी। नहीं, इसमें उलझन जैसी कोई बात नहीं है। हम पार्टी है, पार्टी का सिस्टम है, पार्टी की रणनीतियां हैं, पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, इसमें उलझन कहां से हो गई? और हमारी पार्टी कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं कि एक परिवार की पार्टी है। एक परिवार की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी, तो वो उलझनों से मुक्त होती है, उनके पास कोई विषय ही नहीं है, वहाँ फाइनल है। नहीं तो गोवा और मणिपुर में इतनी आसानी से आपने कर लिया है काम। पार्टी का एक सिस्टम है हमारी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसमें आप, मुझे तो लगता नहीं है किसी की परेशानी का ये विषय है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको मैंडेट दिया है, तो वही 18 तारीख उसके लिए निर्धारित कर दिया। 18 तारीख को उसी जनता के सवालों के साथ हम हाजिर हुए हैं सर। विधायक दल की बैठक होगी। ठीक है, ठीक है। नहीं, आपका सवाल जनता का सवाल है, ये तो आप अच्छा, मान सकते हैं, मैं तो नहीं मान रहा हूं। जनता के आप लिए कहें कि जनता ने मन बना लिया तब तो ठीक है। जनता के लिए सवाल ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन साहब, मैं समझ रहा हूँ। नहीं भाई, अब मैं तो अपनी बात कहूंगा। नहीं बिल्कुल, और ये कोई विषय नहीं है। अभी कोई ऐसा नहीं है, कितने दिन हो गए, कोई ऐसा नहीं है कोई लंबा समय हो गया भाई, इतने दिन हो गए और इतना वो बना हुआ है, क्या होगा क्या होगा। कहीं पार्टी के कोई लीडरों की ओर से कोई बयान आया है कि भाई ये हो रहा है? ये बिल्कुल इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर विचार करके 18 तारीख हमने डिक्लेयर की है। 18 तारीख को लखनऊ में विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विधायक दल का नेता का चुनाव होगा, उसमें प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, इसमें कहीं कोई विषय ही नहीं है। ठीक है। और जो एक कुनबे की पार्टी है, जो व्यक्ति की पार्टी है, वो उनके अपने तरीके हैं, वो अपने तरीके से काम करें। हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, संसदीय बोर्ड है, बाकी चीजें हम अपने हिसाब से करेंगे। चलिए, बात समझ गया मैं आपकी। शंभुनाथ साहब, क्या उलझन है कि उत्तर प्रदेश का मामला कहां फंस रहा है, क्या देख रहे हैं? देखिए, अभी जो बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि 18 तारीख को हम लोग पार्टी विधायक दल की बैठक करेंगे। एक साहब की तो तबीयत भी खराब हो गई, दावेदार हैं वो, पता नहीं खुशी के मारे हुई कि उन्हें खबर लग गई कि नहीं होगा। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश अच्छा, बीजेपी। अब एक राज्य में जहां आपका बहुमत नहीं था, जहां आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे, वहां तो आपने क्लेम कर दिया। उसके अगले दिन 11 तारीख को रिजल्ट आया था। और जहां आपका बहुमत है, जहां आप सरकार इजली बना सकते हैं, वहां आप लगातार टाले हुए। 18 तारीख का मतलब पूरा एक हफ्ता आपने निकाल दिया। आप कांग्रेस को दोष देते हैं कि भाई उन्होंने अपना प्रत्याशी बताया नहीं, अपनी तरफ से क्लेम नहीं किया गोवा में या मणिपुर में। लेकिन यही स्थिति तो यूपी में है कि यूपी में आपका बहुमत है, सबको पता है भाई आप सरकार तो बना ही लोगे, लेकिन तब बता क्यों नहीं रहे हैं?
तो कहीं ना कहीं भले कहा जाए कि जनादेश विकास के नाम पर मिला है, ये जनादेश मोदी साहब के अच्छे कार्यों की वजह से मिला है, लेकिन अगर आप अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने में 1 हफ्ता लगा देते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर अंदर कसमकस चल रही है। वो कसमकस जातियों की हो, वो कसमकस समुदायों के लेकर के हो, जातियों के अंदर की जो जातियां उनको लेकर के हो, लेकिन भारी कसमकस है और लगता नहीं कि इतनी आसानी से कोई मुख्यमंत्री चेहरा सामने आ जाएगा। हरियाणा झारखंड की बात अलग थी, छोटे छोटे स्टेट हैं, वहां आप किसी को बना सकते हो। ये 403 की विधानसभा है, 403 की विधानसभा में 325 लोग आपके पास हैं, उनको ले आना अपनी तरफ इतना आसान नहीं होता कि वो किसी एक नाम पर सहमत हो जाए। कई दावेदार है, हर एक भाई सवर्णों को लग रहा है कि उनका भी बहुत दिनों से कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, पिछड़ों को लग रहा है कि साहब अभी तक तो सिर्फ यादव होते थे, अब गैर यादव पिछड़े लाए जाएं, उधर दलितों को लग रहा है कि मायावती के अलावा अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हम दलित चेहरा हैं तो हमको रखिए, और अगड़ों के अंदर 3-4 जातियां आपस में भिड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के अभी देखा जाए तो यूपी में बीजेपी का चेहरा घोषित करना आसान कतई नहीं लग रहा। ठीक है सर। राजीव त्यागी साहब, आपके बीजेपी के मित्र कह रहे हैं कि ये तो कोई विषय ही नहीं है, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि गोवा और मणिपुर में जहां फिगर भी नहीं थे वहां तो सरकार भी बन गई, सीएम का नाम भी तय हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में कैसे आप देख रहे हैं इस उलझन को, इस मुश्किल को अपने बीजेपी के सहयोगियों की? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि नॉर्थ इंडिया में अभी भी, उत्तरी भारत की बात कर रहा हूं, उसमें जाति और धर्म कटु सच्चाई है, और जिसको हम अंग्रेजी में बहुत रिफाइंड वे में सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे देते हैं, और सभी पार्टियां इसको करती हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी पार्टियां करती हैं। क्योंकि अभी भी हम लोग बाग जाति और धर्म के उससे बाडंबर से बाहर नहीं निकल पाए हैं। विकास की बात करने वाले या विकास की कार्य करने वाले जितने भी नेतागण हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो 2004 से 2014 के बीच में, जितना देश का विकास हमने किया उतना शायद कोई किसी भी टेन्योर में नहीं रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी हम चुनाव हार गए। तो विकास के जो नंबर हैं 100 में से वो 20 नंबर है, कुल 80 नंबर जाति और धर्म के होते हैं, और उसी हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी सब अपना अपना कहना उसका खांचा फिट करती है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा मैंडेट मिला है, और बहुत बड़ा मैंडेट होना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का परिचायक है कि बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर होगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उत्तर प्रदेश में, उन वादों को पूरा करे, पहली बात। दूसरी बात, हालांकि दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, शायद भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बुरी लगेगी, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने 3 साल में 5 ऐसे कोई काम नहीं किए जो देश में कहीं भी कोई नई दिशा तय करते हो विकास की। क्योंकि देखिए राजीव, ये विषय नहीं है, सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव में है, कृषि सेक्टर नेगेटिव में है, विषय यही जाति और धर्म और विकास, यही तो विकास विषय है, और क्या है? खैर ये तो विषय है हुसैन साहब। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं 3 साल में सिर्फ डिवीजन की वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बना रही है। मैं कहना चाहूंगा कि आप रोक नहीं पाए ना, आप जनता को नहीं समझा पाए ना, लेकिन अभी जाति और धर्म से बाहर नहीं। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो जनता को आप नहीं समझा सके, समझाते रहेंगे तो समझेगी नहीं समझा पाए, लेकिन ये भी सच है ना, 325 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। प्रदीप सिंह साहब, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, एक बड़ा मैंडेट उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को दिया, अब उत्तर प्रदेश की आवाम इंतजार कर रही है अपने सीएम का, लेकिन आपके बीजेपी के दोस्तों की क्या उलझन है कि वो अब तक सीएम नहीं तय कर पा रहे हैं? हुसैन भाई, सही प्रश्न है आपका। ये बहुत बड़ी उलझन ये है कि इसके पहले उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, और अखिलेश यादव ने विकास का वो पैमाना स्थापित कर दिया है, अखिलेश यादव ने विकास के मापदंड स्थापित कर दिए हैं, वो मील का पत्थर स्थापित कर दिया है कि 2019 के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें इनकी टेस्टिंग होगी, और उस चेहरे के मुकाबिल कोई चेहरा इनको मिल नहीं रहा अभी तक। ये भी इस नाते इतना विलंब हो रहा है। नहीं तो आप बताइए, मणिपुर, गोवा, जहां इनका नंबर नहीं था, आपने भी कहा, वहां पे जिन्होंने सरकारें बना दी, शपथ ग्रहण भी हो गया इनका, पंजाब में शपथ ग्रहण हो गया, और जहां पे इनका इतनी बड़ी मेजॉरिटी में इनको मिला है, बहुमत मिला है, वहां पे अभी तक ये चेहरा नहीं तय कर पा रहे हैं। चेहरे की कसमकस में जो चेहरे के उम्मीदवार हम अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं उलझन तो है। हमारे बीजेपी के मित्र ने कहा कि उलझन है, तो सही बात है, उलझन है, और इस उलझन को मुझे लगता है इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो कहीं न कहीं जनादेश जो जनादेश ये अपेक्षा कर रहा है
कि हमें सीएम एक मिले, कार्यवाहक सीएम से काम नहीं चलना है, वो कम से कम कहीं न कहीं निराश होगा। ठीक है, और निराश हो रहा है वो, कहीं न कहीं निराशा लोगों में आ रही है कि भाई ये बताइए, जहाँ सरकार आपका नंबर नहीं था वहां तो आपने शपथ ग्रहण ले लिया। ठीक है सर। और जहां आपका इतना बड़ा नंबर है वहां भी आप तय नहीं कर पाए हैं, तो कहीं न कहीं इसको। ठीक है, शारिक अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीएसपी से आते हैं। शारिक साहब, अभी तक तो मैं जो कैलकुलेट कर रहा था चीजों को कि भाई तमाम जातियों के समीकरण होंगे और बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी, पार्टी के अंदर हायरार्की देखी जा रही होगी, कौन किसकी पसंद है, कौन असंघ के करीब है, कौन अमित शाह के करीब है, कौन मोदी साहब के करीब है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशे जा रहे होंगे। लेकिन एक पहलू और अभी भी पता चला मुझे, जो प्रदीप साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अखिलेश हुए जो पहले के सीएम उत्तर प्रदेश के, और उससे पहले मायावती रही हो या उससे पहले के कुछ और सीएम रहे हो, उनके पैमाने पर भी शायद जो है वो कसा जाए आने वाले सीएम को, ऐसा भी कुछ है क्या? जी बिल्कुल, ऐसा तो ज़रूर होगा कि उस पैमाने को वो देख रहे होंगे कि माननीय हमारी जो बहन जी हैं, सुप्रीमो, बसपा की सुप्रीमो हैं बहन कुमारी मायावती, और उत्तर प्रदेश के जो अभी वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनके पैमाने पर भी एक कोई ऐसा लीडर चाहिए होगा भारतीय जनता पार्टी को, जो उत्तर प्रदेश में न सिर्फ भाजपा बल्कि सभी समान विचारधारा के लोगों के अलावा बाकी जो जनता है, हर धर्म और संप्रदाय से, हर जो जात बिरादरी, उससे ऊपर उठ करके पूरी जनता को, 22 करोड़ की जनता को आगे लेकर के जा सके। मुझे याद है प्रधानमंत्री के भाषण, जब प्रधानमंत्री नए नए निर्वाचित हुए तो जब वो उत्तर प्रदेश में आते थे तो ये बार बार कहते थे कि इस देश का विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भाजपा की सरकार होगी। बिहार में तो खैर मैंडेट नहीं मिला उन्हें, मगर आज जब उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मैंडेट ये दिया है, अज्यूमिंग कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर रहे हैं, ईवीएम में कोई छिड़खानी नहीं की गई है, तो उस मैंडेट पर खरे उतरना चाहिए, अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश को एक नेतृत्व देना चाहिए। दूसरी बात, मैं अभी आपको एक बात और जरा इतिहास की तरफ भी लेके जाना चाहूँगा। अभी मुझे स्थिति याद आ रही है सन 1999 के अक्टूबर की, जब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उसमें एक बड़ा सा एक बवेला उठ गया था कि अब कल्याण सिंह को हटाना है और किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उस वक्त 4-5 चेहरे थे मुख्यमंत्री पद के लिए, श्री कलराज मिश्रा थे, लालजी टंडन जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, और भी एक विनय कटियार भी शायद उस वक्त रेस में थे। उन सब में एक आपस में एक रेस थी कि कल्याण सिंह का सक्सेसर कौन होगा। जब 1999 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें लोकसभा में कम आई थी, 1998 में जहां 55-57 सीटें आई थी, 99 में घट के वो 28-29 पे आ गए थे। तो उसके बाद जब उनमें घमासान चल रहा था कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, तो राम प्रकाश गुप्ता, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, राम प्रकाश गुप्ता जो कि कुछ साल पहले ही रिटायरमेंट ले चुके थे एक्टिव पॉलिटिक्स से, उनको लेकर के आया गया था। तो इस तरह से जो जात के जो अंतर्द्वंद है उसको किस तरह से सॉल्व करती है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी को अगर आगे बढ़ना है तो हर तरह की जात के अंतर्द्वंद को पीछे छोड़ना होगा, मैंडेट का सम्मान करते हुए सिर्फ विकास की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, चंद्रमोहन साहब, हालांकि आपको ये लग रहा है कि कोई विषय नहीं है, लेकिन अभी अपोजिशन पे कुछ कहना हो तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर, आपको एक चीज ये है कि क्या दावेदार बहुत ज्यादा हैं, इस वजह से ये मुश्किल हो रही है, या फिर एक इशारा जो प्रदीप सिंह ने भी किया और शारिक भी कह रहे हैं कि एक पैमाना वो भी होगा जो पहले के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, उनकी कसौटी पर भी आने वाले शख्स को, आने वाले नाम को कसा जाएगा? नहीं, इसमें देखिए, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था तो बार बार एक बात होती थी कि भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। हुसैन जी ये बार बार सवाल बोले, इनके पास चेहरा ही नहीं है, ये चेहरा ही नहीं है, इनके पास चेहरा ही नहीं है, ये चुनाव क्या लड़ेंगे, क्या जीतेंगे। ये लगातार हमारे कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, बसपा के लोग सब एक सामान्य सवाल उछालते थे, ये लगातार उछालते थे ये सवाल कि इनके, और बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी तो फेसलेस है, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री का इतना बड़ा सा चेहरा है लेकिन वो सीएम नहीं बन सकते जी हैं। तो नहीं, अब देखिए बात पूरी कर लेने दीजिए मुझे। और लगातार ये कहते थे, हमारी रणनीति थी हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, और सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़े, जनता ने हमको जनमत दिया और हम विजयी हुए। अब इस जनमत के बाद में भी, अब इसमें भी सवाल अगर ढूंढे जा रहे हैं तो भैया ये उनका विषय, जो सवाल ढूंढ रहे हैं, ये सवाल ढूंढने का समय नहीं है।
मुझे लगता है कि आप जाके अपने कार्यकर्ताओं की बैठक करें, बाकी मुद्दों पर चर्चा करें, हार की बहुत सारा समीक्षा काम उसको करें। ये कोई विषय नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक विषय है। भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि हमारा नेता कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि हमारा नेता कौन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारा नेता कौन होगा, हमारे नेता की खोज में ये क्यों परेशान है? इनको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। और हमने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पर जनता ने जनमत दे दिया है, उन मुद्दों पर सवाल उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं आग्रह पूर्वक, अरे वो सीएम हमारा भी होगा, वो सीएम सिर्फ आपका नहीं होगा। जनता ने जिन मुद्दों को नकार दिया है, मैं हुसैन जी बात पूरी कर लें। हुसैन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, जनता ने जिन मुद्दों को स्वीकार किया है और जनता ने जिन नेताओं को अस्वीकृत कर दिया, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है, मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूं कि वो कुछ और काम कर लें। हमको जरा सरकार का गठन करने दें, मंत्रिमंडल का गठन करने दें, हमें काम करने दें। हमारा जब काम शुरू हो जाए तो फिर उस पर चर्चा करें। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमने कहा था, इनसे बार बार कहा था कि जब लोकसभा का चुनाव हो तब केंद्र सरकार के कामों की समीक्षा कर लेना, आज मत करो। जनता ने तो हमारी बात को सुना, जनता ने हमारी बात को स्वीकार किया, लेकिन ये नहीं माने। ये बोले नहीं केंद्र सरकार को अपना हिसाब देना होगा। जनता ने इनको अस्वीकृत कर दिया। अब इनको मानना पड़ेगा कि ये अस्वीकृत जमात है। अरे वो माने ना माने, लेकिन कि थोड़े दिन इन बातों पर कोई बात ही नहीं है। भाजपा में कोई बात हो रही है क्या? भाजपा का कोई नेता कह रहा है क्या कि हमारा नेता कौन हो, हमारा नेता कौन हो? लेकिन बड़े परेशान हैं, बड़े हताश हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अरे भैया, उदाहरण मत दो। ठीक है चंद्रमोहन साहब, आज देख लो, आज समाजवादी पार्टी ने अपना नेता चुन लिया है क्या? आज मीटिंग थी, क्यों नहीं चुना समाजवादी पार्टी ने अपना चंद्रमोहन साहब, उसके बारे में भी बोलिए, क्यों नहीं चुन पा रही समाजवादी पार्टी अपना नेता? चंद्रमोहन साहब को ये बताइए कि पूर्वांचल के विधायकों के कुछ विधायकों से आवाज आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज को ये विनम्रता जो है आपकी एग्रेसिव अंदाज की विनम्रता है, कुछ नहीं है। एक मिनट, शारिक एक एक करके जरा रखते हैं बात को। राजीव त्यागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर प्रदीप के पास में जाऊंगा। राजीव साहब, छोटा सा कुछ। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से एक बात पे सहमत हूं कि ये प्रोग्रेटिव भारतीय जनता पार्टी का है कि वो किसको नेता चुनते हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। कोई और अन्य दल उसमें हस्तक्षेप कर भी नहीं सकता। आप हमारे मामलों में नहीं कर सकते संगठन के, हम आपके में नहीं कर सकते। तो ये किसने कहा कि आपका हस्तक्षेप हम कर रहे हैं? लेकिन दूसरी बात से मैं सहमत नहीं हूं। उनकी दूसरी बात ये कहा कि आप हमें कोई सवाल ना पूछें, आप कोई बात ना करें। देखिए, हम लोगों का काम है विपक्ष में रहते हुए हम सवाल करेंगे आपसे। जहां जहां आपकी सरकार है वहां हम सवाल करेंगे, जहां जहां हमारी सरकार है आप सवाल करेंगे। तभी लोकतंत्र स्वस्थ होगा, तभी लोकतंत्र बेहतर चलेगा, तभी विकास की पटरियां जो है ना ठीक से चलेगी। लेकिन विकास की पटरियों पर तो सवाल हो ही नहीं सकते। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में आप जल्दी से नेता चुनिए और जल्दी से काम करना शुरू करिए। मैंने तो कहा था, जबकि ये विषय चर्चा का है ही नहीं, मैंने तो कहा था। अरे तो हुजूर, आपको विषय नहीं है भाई। फिर चर्चा में आप क्यों बैठ गए? आपको बुलाया गया चर्चा में बैठने के लिए, तो आप बार बार ये बता रहे हैं कि चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय हम तय करेंगे, आप क्यों उस पर बार बार कमेंट कर रहे हैं? चर्चा का विषय हमें तय करने दीजिए। अरे भैया, जब आप तय करोगे तो उस पर चर्चा ही नहीं होगी। हाँ, तो आप ये मत बताइए कि विषय चर्चा का नहीं है। हमें बोलिए, तो बोलिए, लेकिन चर्चा के विषय कोई आप निर्देश दे कि वो क्या तय करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं, और अरे भाई, ये कहने का अधिकार भी नहीं है हमें। अपना काम करने दीजिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, अधिकार है आपके पास, लेकिन अधिकार काटने का नहीं है, वो तो समझाने का काम जो है मायावती जी बता रही हैं। कल मायावती जी ने बताया मीडिया को काम, और अखिलेश जी बताते रहे। हम नहीं बताएंगे। हम तो लोकतंत्र में मीडिया का सम्मान करते हैं। मीडिया को हम हल्ला बोल वालों के साथ में हाथ भी मिलाते हैं। आप ये बात करिए कि ठीक है, एक मिनट हो सकता है हमारे एक एक करके प्लीज। चंद्रमोहन जी, एक एक करके आप बोल चुके हैं। आपको विषय नहीं, आप चंद्रमोहन जी आप बोल चुके हैं, एक एक करके बोल लीजिए। चंद्रमोहन जी, आप क्या काम कर रहे हैं सबको पता है। आप डिवीजन का काम कर रहे हैं जिससे देश का भला नहीं होगा। ठीक है राजीव त्यागी साहब, देश के निर्माण का, राजीव जी, देश के निर्माण का, हम किसान के कल्याण का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब राजीव जी, जरा प्रदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे आप दोनों आपस में फोन करके बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? जनता के बीच में जाओ राजीव। आप दोनों आपस में फोन पे बात कर लीजिएगा। एक मिनट, कांग्रेस ने की है, आप भी कोई नई चीज लेकर आए 3 साल में। अच्छा सुनिए राजीव साहब, एक मिनट। अरे राजीव जी, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजीव त्यागी ना दिल्ली में जाके कुछ कर लीजिए। संचार क्रांति भी की हमने। शंभुनाथ साहब, एक चीज ये बताइए जरा, हमारे दर्शकों को समझाइए कि मैंडेट के आ जाने के बाद, एक मिनट, दोनों की आवाजों को भाई कम किया जाए प्लीज। जब
अनाउंस हो जाते हैं नतीजे, रिजल्ट आ जाते हैं, उसके बाद कितना वक्त होता है? जरा मैं दर्शकों को आसान लफ्जों में समझाइए, कितने वक्त में सीएम कैंडिडेट आ जाना चाहिए, नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए? एक तारीख होगी तय? देखिए, सीएम को तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी पार्टी को चाहिए कि अपना विधायक दल का नेता चुन ले। बाकी नियम तो ये होता है कि जब जिस दिन सरकार बनी थी उसमें 5 साल का वक्त दिया जाता है। संभवतः पिछली बार 2012 में जो सरकार बनी थी वो 22 मार्च को बनी थी, तो 22 मार्च तक समय है। 21 मार्च तक का समय होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिले करते जाएं, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं 11 मार्च को। जितना डिले करते हैं उतना कहना चाहिए अव्यवस्था बढ़ती है। अब आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है? नहीं, गवर्नर तो बुलाएगा, गवर्नर तो के पास अगर वो कह सकता है कि आप थोड़ा वक्त ज्यादा ले रहे हैं, आप जल्दी करें, ऐसा कुछ? तो गवर्नर उनको गवर्नर कहना चाहिए कि भाई आप जल्दी करिए, लेकिन गवर्नर बहुत दबाव नहीं डाल सकता। गवर्नर ये कह ही सकता है कि भाई जल्दी करिए, क्योंकि इनके पास इतना ज्यादा विधायक दल के पास है कि गवर्नर और कोई विकल्प नहीं तलाश सकता, यही ऑप्शन ही नहीं कोई। लेकिन इससे एक हफ्ता डिले हो गया तो सरकार आज की तारीख में कोई नहीं है। जो निवर्तमान मुख्यमंत्री है उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं होगा, जाहिर है। और पूरा प्रदेश में अराजकता फैली हुई है। अब रोज देखिए कोई ना कोई घटना होती है, कहीं लूट हो रही है, तो क्या नोएडा में जो रेड लाइट्स नहीं इस वक्त जल रही है, इसका भी कोई रिश्ता है क्या? जाहिर है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, पुलिस कहीं काम ही नहीं कर रही है, किसको पकड़े किसको न पकड़े। किसी को पकड़ती है तो दूसरे दल के नेता आ जाता है कि अच्छा तुम्हारे दिमाग में। मैंने कई चौराहे से देखे शंभू साहब, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। कई चौराहों पर रेड लाइट जली नहीं रही है, रेड लाइट ग्रीन लाइट कुछ नहीं है, बिल्कुल घनघोर अराजकता है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी विकास का नारा देकर आई और उसको मानना है कि विकास करेगी, सुशासन करेगी, तो भाई कुछ करके दिखाए। अगर जितना डिले करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा। या तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दो, ठीक है, गवर्नर अपने हिसाब से काम करे, ये भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में हो ये रहा कि प्रदेश में शासन व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है, ना कोई डीएम के पास पावर रहेगी, ना एसपी के पास। हर आदमी अपने को बचाए हुए कि पता नहीं कब किस दिन उसको यहाँ से जाने का परवाना आ जाए, तो सब परेशान बैठे हुए, कहीं कोई थानों से लेकर के और जिला स्तर तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये घनघोर अराजकता का समय है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को इस वक्त सोचना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोई मुख्यमंत्री घोषित कर दे, ताकि कुछ तो शासन में सुशासन आ सके, वरना वैसे अराजकता चलती रहेगी। जरा समझिए जिस तरफ इशारा शंभुनाथ साहब कर रहे हैं कि इस वक्त सूबे में क्या हालात होंगे। सरकार है नहीं, एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री, और जाहिर सी बात उसकी कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि अब सरकार किसी और की होगी। ऐसे में क्या हालात हैं इस वक्त सूबे में? 11 तारीख को नतीजे आ चुके हैं और आज 16 तारीख है, 18 को अब बैठक होगी, उसके बाद नाम तय हो पाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सर्वोकॉन सर्वो स्टेबलाइजर।